आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 6 का एक नया टॉपिक, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं अपने आनुवांशिक पदार्थ के गुणों के बारे में। एक आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जो हमारा डीएनए है, हम उसको क्यों आनुवांशिक पदार्थ का दर्जा देते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं होती है। इसी आधार पर हम क्या करेंगे, इसके गुणों को यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। यहाँ पर आप देखते हो कुछ ऐसे जो विषाणु होंगे उनमें आप आरएनए भी उनके आनुवांशिक पदार्थ को देखते हैं, लेकिन आरएनए से ज्यादा हम बात करते हैं कि सारे सजीवों में आपको डीएनए आनुवांशिक संरचना के रूप में दिखाई देता है। तो डीएनए में जरूर कुछ ऐसे गुण होंगे जो कि उसको एक आनुवांशिक पदार्थ का दर्जा देता है। तो चलिए उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। और कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि आनुवांशिक पदार्थ के गुणों को लिखिए। 2 कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी आपको 4 पूछ लिए जाते हैं और कभी आपको सीधा पैराग्राफ में ही बता देना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होता है, वंशागत होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे 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 क्या हो रहा है, वंशागत हो रहा है। और उसी के कारण लक्षण भी क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर जो एक आनुवांशिक पदार्थ है, जो डीएनए है, इसके बारे में हमने देखा था कि आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए है, हमने ये तो प्रयोगों से सिद्ध कर लिया था कि हमारा जो पदार्थ है वो डीएनए ही है। आपके जो हर्षे और माथा जी ने जो अपना प्रयोग करा था उसके बाद यहाँ पर क्लियर हो गया था कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। अब इस डीएनए के गुण क्या क्या है, इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के हम यहाँ क्या करेंगे, गुणों की चर्चा करेंगे। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ के गुण। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है ना, जो हमारा क्या है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। अगर आप उसकी रासायनिक संरचनाओं को देखोगे या उसकी आप द्विकुंडलत संरचनाओं को देखोगे तो वो क्या होती है, काफी ज्यादा स्थायी होती है। जबकि अगर इसी के साथ हम आरएनए को भी आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, लेकिन आरएनए क्या होता है, उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण वो क्रियाशील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डीएनए होता है, अगर उसको कंपेयर करके देखिए आरएनए के साथ, तो यहाँ पर डीएनए क्या होगा, ये रासायनिक दृष्टि से, ठीक है, रासायनिक व संरचनात्मक दृष्टि से क्या है, स्थायी होता है। अब अगर ये स्थायी है तो आनुवांशिक पदार्थ जब स्थायी होगा तो इसका मतलब कि इसमें उत्परिवर्तन के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, जब हमारा डीएनए अणु क्या है, स्थायी होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें आसानी से इतनी जल्दी उत्परिवर्तन होगा नहीं। अब सोच लीजिए कि हमारा आनुवांशिक पदार्थ ऐसा है जो अस्थायी है, लगातार क्रियाशील है, तो यानी कि जैसे ही वो अगली पीढ़ी में जाएगा तो उसमें तो उत्परिवर्तित होने की काफी ज्यादा संभावनाएं है ना। तो वो क्या हो जाएगा, कोई ना कोई, अब आपको पता है कि अगर डीएनए अगर यहाँ पर उत्परिवर्तित हो गया, उसका कोई नाइट्रोजन क्षार में किसी प्रकार का उत्परिवर्तन हो गया, तो कहीं ना कहीं व्यक्तियों को क्या हो जाएगी, कोई आनुवांशिक विकार हो जाएगा, है ना। ऐसे तो फिर जितने भी पृथ्वी पर उपस्थित जीव है, मोस्टली लोग आनुवांशिक विकार से ग्रसित हो जाएंगे। तो यहाँ पर डीएनए जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है, इसका ये गुण है कि एक तो स्थायी है, जिसके कारण इसमें क्या होते हैं, जो उत्परिवर्तन होते हैं उसके क्या होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन बहुत, ना के बराबर, क्या मुश्किल से बहुत ही कम क्या देखने के लिए मिलता है, उत्परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तीसरी बात हम देखते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा, डीएनए क्या है, डीएनए एक वंशागत हो रहा है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। हमें भी अपने माता पिता से क्या है, उनका एक डीएनए की श्रृंखला मिली है, एक डीएनए की श्रृंखला मिली है। तो डीएनए क्या हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो रहा है। ठीक है, अब वंशागत हो रहा है तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, कि यहाँ पर जो डीएनए होगा वो पहले क्या कर रहा होगा, अपनी प्रतिकृति बना रहा होगा। पहले वो अपने ही समान एक और संरचना को बना रहा है और फिर क्या कर रहा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, यानी कि नई पीढ़ी में जाने के लिए वो अपने सम्मुख एक पूरक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे आप कहते हो डीएनए प्रतिकृति। क्या कहते हो, डीएनए प्रतिकृति, यानी कि डीएनए प्रतिकृति करता है।
यानी कि हमारे अनुवांशिक पदार्थ में ये गुण होता है कि वो अपने पूरक एक नई श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है? ये अपने पूरक नई श्रृंखला का निर्माण करता है, नई श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा गुण आरएनए में उपस्थित नहीं होता है। आरएनए तो सीधा प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, लेकिन डीएनए क्या कर रहा है? अपने ही समान एक क्या करेगा? नई श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या गुण देख सकते हैं? हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए होता है वो आसानी से, मैंने ये तो बता दिया कि वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि ये क्या नहीं होता है? नष्ट नहीं होता है। ठीक है, नष्ट नहीं होता है। और क्या गुण हो सकते हैं? अगर आप भी जानोगे तो बहुत सारे और गुण हो सकते हैं कि डीएनए में क्या होती है? प्रोटीन संश्लेषण की। ठीक है, 5वां पॉइंट हम लिख सकते हैं, डीएनए में क्या होगा? डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण की, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है, सूचना निहित होती है, निहित होती है। ठीक है, ये आप आगे आगे भी पढ़ोगे। देखो, डीएनए क्या नहीं करता है? डीएनए प्रोटीन का निर्माण कभी नहीं करता है। डीएनए में बल्कि क्या होती है? उस प्रोटीन के लिए, माना बात यहाँ पर नाक लगनी है, तो यहाँ पर नाक लगने की ये जो सूचना है, इसके जो यहाँ पर कोडॉन है वो किसके पास है? वो डीएनए के पास है। कौन सा अम्ल यहाँ पर कोडित होगा? वो कौन, किसकी सूचना किसके पास है? ये डीएनए के पास है। ठीक है, तो डीएनए के पास हमेशा याद रखना, इसके पास प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती है। ये कभी प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा। जबकि इसी के अगेंस्ट अगर हम आरएनए की संरचना को देखते हैं तो आरएनए में क्या होगा? आरएनए, ये जो डीएनए होता है, ये अपनी उस आनुवांशिक सूचना को आरएनए को दे देता है, और फिर वो आरएनए क्या करेगा? आगे चल करके प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया करता है। डीएनए नहीं करता, डीएनए के पास है, सूचना है, लेकिन वो क्या करता है? पहले उस सूचना को आरएनए को देता है, और फिर आरएनए उसको क्या करता है? आगे चल करके उससे प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो केवल क्या होगी? प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं निहित होती है। ठीक है, तो अगर ये काम करेगा तो कैसे करेगा? डीएनए से पहले किसका निर्माण होता है? आरएनए का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं। फिर आरएनए से किसका निर्माण होता है? आरएनए से हमारा क्या करता है? आरएनए जो होता है वो क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया करेगा। ठीक है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण यानी कि यहाँ से लक्षण बाहर निकल जा रहे हैं, लक्षण के रूप में वो प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, इसके पास क्या है? इसके पास है सूचनाएं निहित। क्लियर है? उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारे डीएनए होते हैं, ठीक है, डीएनए क्या होंगे? काफी ज्यादा क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ये तो मैंने बता दिया, आरएनए से ज्यादा हमारा जो डीएनए होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे गुणों को ऐड कर सकते हो इसमें, लेकिन अब हम यहाँ पर एक एक पॉइंट देखते हैं कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको किस तरीके से और पॉइंट भी ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये हमने जितना अभी तक पढ़ा है वो सब का ही सारांश मैंने आपको निकाल के दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब एक एक करके देखते हैं अनुवांशिक पदार्थ के गुण के बारे में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे? आरएनए से भी कंपेयर करेंगे कि हमने आरएनए को क्यों नहीं अनुवांशिक पदार्थ कहा। तो वो क्या होगा? आरएनए में कुछ यहाँ पर कमियां होंगी, इसी कारण डीएनए ही क्या निकला? एक अनुवांशिक पदार्थ के रूप में निकला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, प्रोटीन बनाम, ठीक है, प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच जो विवाद अनुवांशिक पदार्थ को लेकर था वह अब स्पष्ट रूप से हर्षे व चेस के प्रयोग ने सुलझा दिया है ना। तो ये तो पता था कि पहले प्रोटीन और डीएनए के बीच में कौन अनुवांशिक पदार्थ था? ये हमारे हर्षे और चेस जी थे, उन्होंने क्या कर लिया था? इसको अपने प्रयोग के द्वारा समझा दिया था। उसके बाद अब यह सर्वमान्य हो चुका था कि डीएनए ही क्या है? आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। फिर भी यह स्पष्ट हो गया था कि कुछ विषाणु, मैंने कहा ना कुछ विषाणु में क्या होगा? जो आरएनए होता है, जैसे कि एक विषाणु का नाम आपको दिया गया है टैबेकोमोजाक वायरस जो होता है, क्यूबिटा बैक्टीरियोफेज जो होता है, इनका जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो क्या होगा? आरएनए। और बाकी सारे जो सजीव होते हैं उन सभी का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। अब सभी सजीवों के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है तो इसका मतलब डीएनए की क्वालिटी कुछ अच्छी होगी, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होगी। तो वही प्रॉपर्टीज को हमने देखना है कि आखिर क्या यहाँ पर गुण उपस्थित है। तो देखते हैं अनुवांशिक पदार्थ के क्या गुण है। ठीक है, सबसे पहला मैंने आपको बता
दिया है, ये अपनी क्या करता है, प्रतिकृति बनाने में सक्षम होता है ना। डीएनए की श्रृंखला क्या होती है, 5' to 3' होती है, ठीक है, और क्या होती है, 3' to 5' होती है। तो आप देखते हो डीएनए प्रतिकृति में कि डीएनए क्या करता है, अपनी इस 5' और 3' के सम्मुख पूरा क्या बनाएगा, एक नई श्रृंखला बनाएगा जो 3' to 5' होती है। और दूसरी वाली जो श्रृंखला होती है वो भी अपने सम्मुख क्या करती है, एक नई श्रृंखला का निर्माण करती है जो 5' to 3' होता है। तो एक डीएनए खंड से क्या हो गई, दो नई श्रृंखलाएं बन गई। एक श्रृंखला ये आपको दिख रही है और एक श्रृंखला ये दिख रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति कहते हैं कि डीएनए ने क्या कर दिया है, रेप्लिकेशन कर दिया है, ठीक है। और देखो इसकी संरचना और रासायनिक संगठन के आधार पर ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, ठीक है। क्या होंगे, ऐसा नहीं है कि डीएनए की संरचना लगातार चेंज हो रही है। जो उसकी आपने रासायनिक संरचना को पढ़ा है कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, वो वैसे ही रहते हैं, ठीक है। उसमें वही पेंटो सुगर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस जो प्यूरिन प्रिमिडिन आपने पढ़ा है, फॉस्फेट ग्रुप वही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ और भी आकर के ऐड हो जाता। तो इनकी जो रासायनिक संरचना वो क्या रहेगी, स्थिर ही रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, धीमे परिवर्तन उत्परिवर्तन की संभावना होती है जो कि विकास के लिए आवश्यक है। देखो मैंने क्या कहा, ना के बराबर हम देखते हैं यहाँ पर ज्यादा उत्परिवर्तन होगा तो फिर तो भाई हमें विभिन्नताएं भी लगातार हर बार दिखती जाएगी। तो इसमें उत्परिवर्तन होता है लेकिन वो बहुत धीमी गति से होता है और वो बहुत लंबे समय के पश्चात पता चलता है, ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद। लेकिन उत्परिवर्तन बहुत धीमी गति से होगा, अभी हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में जब वो आ जाएगा, बाद में जब कोई और अध्ययन करेगा 100-200 वर्ष बाद, तब उसको दिखेगा कि हाँ पहले जीवों में ये चीज उपस्थित थी या अनुपस्थित थी, आज के जीव में ये चीज उपस्थित है, ये चीज अनुपस्थित है। इस तरीके से क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है, ठीक है। इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त किया होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मेंडल जी ने भी तो बताया था कि किस तरीके से कारक आगे आगे बढ़ रहे हैं, वो तो जीन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो जीन क्या है, वही डीएनए का खंड भी है, ठीक है। दोनों न्यूक्लियोटाइड, अब यहाँ पर आरएनए डीएनए दोनों की बात हुई है कि जो दोनों न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए और आरएनए में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। तो डीएनए भी अपनी प्रतिकृति बनाता है, आरएनए भी यहाँ पर ये गुण को प्रदर्शित करता है। फिर देखो फिर क्या है, ये डीएनए की संरचना आप सभी को पता है, ठीक है। पदार्थ का स्थायित्व, अब देखो पदार्थ का स्थायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता है। तो मैंने क्या कहा, डीएनए क्या है, काफी ज्यादा स्थायित्व है, इसमें स्थायी गुण है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, ये इसका एक विशेष गुण है। अगर परिवर्तित होता रहता तो फिर कैसे, हमें तो हर बार हर पीढ़ी के बाद एक विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती है ना। विभिन्नताएं होनी चाहिए लेकिन वो काफी धीरे धीरे गति से होगी, ठीक है। फिर देखो जो ग्रिफिथ के रूपांतरित कारक से स्पष्ट है, जिसमें कि ताप से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है लेकिन आनुवांशिक पदार्थ की कुछ विशेषताएं नष्ट नहीं होती है। अब जब फिर जो आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी थे, उन्होंने करा था ना चूहे के ऊपर अपना रूपांतरित प्रयोग, तो डीएनए के गुण देखो कि वो क्या है, स्थायी है। स्थायी है इसका मतलब कि हमने जब क्या करा था, एस प्रवेद जो था उसको जब हमने उच्च ताप पे रखा था, तब भी उसने क्या करा, अपने उस आनुवांशिक पदार्थ को किसको दे दिया था, आर प्रवेद को दे दिया था, है ना। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि जो डीएनए था उसकी जो रासायनिक संरचना है वो कैसी होती है, स्थायी होती है, तभी तो वहां पर उसने उसको ट्रांसफर कर दिया, वरना वो तापकृत ही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो आनुवांशिक पदार्थ नष्ट नहीं हुआ था। क्लियर है। डीएनए के परिक्षेप में इस बात को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि डीएनए की दोनों रज्जु को एक दूसरे के पूरक होती है, जो कि गर्म करने पर एक दूसरे से अलग हो जाएगी लेकिन पुनः उचित स्थिति के आने पर जुड़ जाती है। तो ये गुण भी उपस्थित होता है डीएनए की श्रृंखला में कि आप जब डीएनए हम प्रतिकृति को पढ़ते हैं, ठीक है, तो डीएनए प्रतिकृति में हम देखते हैं कि डीएनए की जो श्रृंखला होगी जब वो खुल तो रही है लेकिन वो वापस से कुंडलित होती है। यहाँ पर डीएनए हमेशा ही कुंडलित फॉर्म में रहता है। आप कुछ देर के लिए वहां पर उस किसी एंजाइम से उस श्रृंखला को खोल देंगे लेकिन वो वापस से क्या होता है, अपनी उसी पोजीशन में आने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा कैसी फॉर्म में रहता है, कुंडलित फॉर्म में रहता है। आप उसको गर्म ताप दोगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसकी दोनों श्रृंखला एक दूसरे से अलग हो जाएगी लेकिन कुछ टाइम बाद वापस क्या हो जाएगी, वो श्रृंखलाएं आपस में ऐसे कुंडलित हो जाएगी। ये क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ का एक गुण है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आरएनए। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2 हाइड्रोक्सिल
ठीक है, 2 हाइड्रोक्सिल, वो OH ग्रुप उपस्थित था ना कि उपस्थित होता है और ये क्रियाशील समूह है जिससे कि आरएनए क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, आसानी से विखंडित हो जाते हैं। अब डीएनए में हमने देखा कि एक OH की कमी थी, इसलिए ये आरएनए से कम क्या होंगे, क्रियाशील होते हैं, उसकी संरचना भी स्थायी होती है। लेकिन जब आप आरएनए से कंपेयर कर रहे हो उसको, तो आरएनए में एक OH ग्रुप अधिक है, तो इसका मतलब ये जो OH ग्रुप होता है ये काफी ज्यादा क्रियाशील होता है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो इसके कारण जो हमारा क्या है, आरएनए होता है वो क्या होगा, अस्थायी होता है, तो वो किसी भी ताप पर क्या हो सकता है, विखंडित हो जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, इस कारण से डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय है और संरचना दृष्टि से क्या है, अधिक स्थायी होता है। तो आरएनए से क्या है, हम कंपेयर करेंगे अगर यहाँ पर, तो आरएनए क्या है, अधिक क्रियाशील है और कैसा है, अस्थिर होता है, जबकि डीएनए कैसा हो, ये अधिक स्थायी है और कम क्रियाशील है। क्लियर, ये ध्यान रखना है। इन कारण दोनों न्यूक्लियर, यानी कि इस कारण दोनों न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए एक अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि आखिर डीएनए और आरएनए में से क्यों डीएनए एक अच्छा, एक हम कह सकते हैं एक अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। तो ये डीएनए के इतने सारे गुण हमने पढ़ लिए हैं, तो हमें फिर पता चल रहा है कि हाँ, ये डीएनए ही क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। ठीक है, वास्तव में डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन होने से उसमें अधिक स्थायित्व आता है। अब देखो, डीएनए में स्थायित्व आने के बहुत सारे कारण हैं। पहले क्या है, एक OH ग्रुप की कमी है ना, एक क्या हो गया है, OH ग्रुप कम हो गया है, तो ये OH ग्रुप से क्या हो गई है, इसकी जो क्रियाशीलता थी, ये क्रियाशीलता थी, ये क्या हो गई है, कम हो गई है। अब दूसरी क्या चीज है इसमें, इसमें क्या उपस्थित है, थाइमिन उपस्थित है। ठीक है, अब इस थाइमिन की उपस्थिति के कारण, ये थाइमिन क्या है, नाइट्रोजन बेस है ना, प्रिमेडिन है, तो ये जो थाइमिन होता है ये क्या होता है, स्थायी होता है, ये नाइट्रोजन क्षार स्थायी होता है। अब अगर ये डीएनए की संरचना में उपस्थित है तो ये डीएनए को क्या कर रहा है, और अधिक स्थायी बनाने का काम कर रहा है। क्लियर हो गई है? तो ये गुण है, देख रहे हो, उसकी रासायनिक दृष्टि से हम देख रहे हैं कि वो क्या है, स्थायी है। क्यों? क्योंकि उसकी रासायनिक दृष्टि में हम देख रहे हैं, रासायनिक संरचना में एक OH की कमी है और दूसरी हम संरचना देख रहे हैं उसकी नाइट्रोजन क्षार की, तो उसमें क्या देख रहे हैं, थाइमिन की उपस्थिति कारण वो स्थायी है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। फिर देखो, अब अगर हम देख रहे हैं दोनों ही आरएनए और डीएनए में उत्परिवर्तन हो सकता है, दोनों में ही उत्परिवर्तन होता है। वास्तव में आरएनए कैसा है, अस्थायी है और तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है। मैंने क्या कहा, उत्परिवर्तन होगा लेकिन डीएनए में कम होता है, जबकि आरएनए में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि वो तो अस्थायी है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है, तो ज्यादा तेज बनेगा, तो इसलिए उससे में क्या होंगे, आपको उत्परिवर्तन देखने के लिए भी ज्यादा मिलेंगे। और जो शांत सा है बेचारा, वो धीरे 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 करके आगे बढ़ेगा, है ना। दो व्यक्ति है, एक है बड़ा तेज, खरगोश वाला भाग रहा है, वो बहुत तेज है ना, तो फटाफट आगे पहुंच रहा है, लेकिन एक हमारा डीएनए कैसे, कछुए की चाल से चल रहा है। इस तरीके से गुण भी उसमें बहुत सारे, और धीरे 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 करके क्या हो रहा है, उसमें उत्परिवर्तन होगा, जिसका जो पता चलेगा वो बहुत समय के पश्चात चलेगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप विषाणु में, अब देखो, जब मैंने कहा कि विषाणु में क्या होता है, आरएनए जीनोम मिलता है, तभी तो आप विषाणु के इतने सारे वेरिएंट देखते हो, है ना। विषाणु के नाम सुने, अभी आप कोरोना वायरस हुआ था, तो उस कोरोना वायरस के आपने कितने सारे नाम सुने ना, तो वो वायरस था, तो उसमें आरएनए क्या है, उसका आनुवांशिक पदार्थ था, तो आपको उसमें इतने सारे उत्परिवर्तन देखने के लिए मिले, हर बार एक नई वेव्स आ रही थी कोरोना वायरस की, है ना। तो यही क्या है, उत्परिवर्तन है, उतनी ज्यादा विभिन्नताएं दिखाई देगी। ठीक है, उसकी जीवन अवधि छोटी होती, काफी देखो छोटी थी, है ना, हर 6 महीने आपको लगाता था ये वाली वेव्स आ गई है, कभी ये वेव्स आ गई है, तो यही क्या था, ये होते आरएनए के गुण, क्योंकि ज्यादा ही वो क्या है, क्रियाशील है, उसका अस्थायी है, जिसके कारण उसको में आपको बहुत सारे क्या देखने के लिए मिलेंगे, विभिन्नताएं देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ताकि क्या हो रही है, तेजी से उत्परिवर्तित और वो विकसित होता है। ठीक है, कौन होता है ये होता है वायरस, जिसका क्या होगा, आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आरएनए है। लेकिन डीएनए में तो नहीं देखते हो ना, ऐसा नहीं है कि मनुष्य में आपने अभी सिर्फ मनुष्य की जाति के अलावा अभी मनुष्य की बड़ी भी कोई जाति देखी है, अलग ही कोई प्राणी बन करके आ गया होगा, अभी तक नहीं आया, भला फ्यूचर में कभी आ जाए, लेकिन अभी तो नहीं आया ना, अभी तो सबका डीएनए में किसी प्रकार का कोई उत्परिवर्तन नहीं हो रहा होगा धीरे धीरे, लेकिन छोटी छोटी चीज में क्या होगी, विभिन्नताएं आएंगी।
ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसी के पास देखो आरएनए क्या करता है, अब आरएनए की कंपेयर भी कर रहे साथ साथ, आरएनए प्रोटीन से संश्लेषण के लिए सीधे कूट लेखन करता है, यानी कि कूट लेखन का मतलब आप आगे पढ़ोगे ये होता है ट्रांसलेशन, अनुवादन करता है। आरएनए से मैंने कहा ना प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए वे आसानी से लक्षण व्यक्त करते हैं। आरएनए क्या कर रहे हैं, लक्षणों को व्यक्त करता है, लेकिन इन लक्षणों को व्यक्त करने की सारी सूचना कौन है, डीएनए के पास है। डीएनए हेड बना हुआ है, जिसके पास वो टिकट है किसको कौन से शहर भेजना है, ठीक है, तो ये डीएनए के पास सूचना है, और फिर वो ट्रांसफर किसको कर रहा है, अपने कंडक्टर आरएनए को, और फिर आरएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है, अपने अनुसार सबको लगा रहा है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। डीएनए देखो, डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या करता है, आरएनए पर निर्भर रहता है, तो डीएनए अपनी सूचनाओं को आरएनए को भेजता है, और फिर प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था आरएनए से ही विकसित होती है, क्योंकि आरएनए ही क्या कर रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है। तो ये सारी चर्चाएं जो हुई थी इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि दोनों के दोनों डीएनए और आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, दोनों ही कार्य कर रहे हैं अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो डीएनए है वो कैसा है, अधिक स्थायी होने से वह क्या कहलाता है, वह क्या कर रहा है, अनुवांशिक सूचनाओं को संचय हेतु सबसे उपयोगी है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, सारी अनुवांशिक सूचनाएं उसके अंदर है, और वो सारी क्योंकि स्थायी है, ठीक है, जो चुपचाप है उसको ज्यादा जिम्मेदारी दे रखी है कि तू सारी बातों को गोपनीय रख, है ना, और फिर वो धीरे धीरे करके आरएनए को देगा, और आरएनए को जैसे ही मिलती है वो सीधा प्रोटीन का संश्लेषण करने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए का बेचारा, डीएनए कैसे सीधा साधा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, अगर उसको ये बोल दिया कि तू यहाँ पर ये वाली बात मत बताना किसी को, तो वो किसी को नहीं बताएगा, वो जब उसको कहा जाएगा तब वो क्या कर रहा है, भेज रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो वो क्या है, स्थायी है, इसलिए देखो वो क्या कर रहा है, अनुवांशिक सूचनाओं का भी संचय कर रहा है। तो फिर देखो अनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु क्या करता है, आरएनए, वही मैंने बात करी ना, डीएनए क्या कर रहा है, अपनी अनुवांशिक सूचनाओं को आरएनए को भेज रहा है, और आरएनए अपने से क्या कर रहा है, फिर यहाँ से प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है। इसको हम सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनना अनुवादन, जो कि आप आगे बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट होकर के पढ़ोगे। तो मुझे लगता है कि आपको आज डीएनए की ये जो संरचना थी, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है ना, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, क्यों, है ना, ये समझ में आ गया होगा, ये क्यों का आंसर तो आपको मिल गया होगा। आपको अब यहाँ पर कमेंट में आंसर देना है कि इसके आपको 2 पॉइंट, ठीक है, जो भी आपको अच्छे लगे, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है क्यों, इस 2 पॉइंटों को कमेंट में आपने करना है। ये होमवर्क हो गया। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप साइंस दीवाने विद्याकुल में। तो ये साइंस दीवाने विद्याकुल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें लगभग 21,000 प्लस बच्चे से ज्यादा हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। सही ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो फिर सही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक और यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, कौन सा, ये 81265265 जो भी ये नंबर है, ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है, आप इस पे हेलो मैसेज करके भेज दीजिए, या लिख लीजिए मैम टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो आपको आप अपनी तरफ से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जिसको मिल रहा है वो क्या कर लो, सीधा ज्वाइन कर लो, और किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, और इस चैप्टर को रिवीजन करते रहो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो पीछे का रिवीजन करते रहो, अपने बेस को क्लियर करते रहो। चलिए फिर बाय बाय।